Good evening, students. As you know that we are following chapter number 4 of Geography class 10 NCERT book, and we are just proceeding towards some important crops, their characteristic and their special feature, and also their growing conditions. So we have discussed a lot of crops so far. Now we will discuss about coffee. कॉफ़ी भारत में एक बेवरेज क्रॉप के तौर पे ली जाती है और भारत में पैदा हुई जो कॉफ़ी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, बहुत गुड क्वालिटी की मानी जाती है। ठीक है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन in the world for its good quality. ठीक है। The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. भारत में जो कॉफ़ी की वैरायटी जो किस्म है वो यमन से आई थी बहुत पहले। This variety is in great demand all over the world. Initially its cultivation was introduced on the Baba Budan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. बच्चों, ये जो वैरायटी है, ये अरेबिका वैरायटी, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में ये बाबा बुडान हिल्स इलाके में इसकी खेती की गई शुरुआत में, लेकिन आज की डेट में ये नीलगिरी रीजन में, जो नीलगिरी का इलाका है, जो जहाँ पर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तीनों मिलते हैं आपस में, तो नीलगिरी की जो स्लोप वाले इलाके हैं, ढाल वाले इलाके, उनमें ये कॉफ़ी प्लांटेशन काफ़ी अच्छा होता है। कॉफ़ी बच्चों बहुत अच्छी लगती है। और कॉफ़ी एक मज़ेदार बात यह है बच्चों की इसको हम लोग गर्म कॉफ़ी भी पीते हैं और कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं, है ना। कॉफ़ी सर्दियों में भी हम जाड़े के मौसम में भी पीते हैं और गर्मियों में भी हम मिल्क शेक और कोल्ड कॉफ़ी के रूप में उसको पीते हैं। ठीक है। अब आते हैं बच्चों आपका हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर यानी जो फलों के बगीचे होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. 2016 की एक अध्ययन के अनुसार भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है फलों और सब्जियों का। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, यानी हमारे देश में ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले जो फल होते हैं, इसके अलावा जो टेम्परेट जोन में जो होने वाले फल होते हैं, यानी गर्मी वाले जो इलाके होते हैं, गर्म और हॉट और ह्यूमिड इलाके वाले जो फ्रूट्स होते हैं, और इसके अलावा जो ठंडे इलाके में जो फ्रूट होते हैं, दोनों तरह के फ्रूट्स हमारे यहाँ होते हैं। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, oranges of Nagpur and Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pears, apricot and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. मतलब अब आपको इसमें इसने बता दिया कि कौन से फ्रूट्स किस स्टेट में काफ़ी अच्छा उसका प्रोडक्शन होता है और इनकी वर्ल्ड में डिमांड है। बच्चों ये जो है ये एक नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है
इसलिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन भी भारत में काफ़ी अच्छा होता है। मटर हो, गोभी हो, प्याज हो, बंदा गोभी हो, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, टमाटर, बैंगन वगैरह, आलू, है ना, बहुत अच्छा खासा भारत में प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन के अलावा यहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। न सिर्फ प्रोडक्शन होता है बल्कि उसका उपयोग भी भारत में हो जाता है। अब आते हैं कुछ नॉन फ्रूट क्रॉप्स में। नॉन फूड क्रॉप्स यानी ऐसी फसलें जिनका हम भोजन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, अन्य चीज़ों में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें आता है बच्चों रबर। रबर तो आप लोग जानते ही हैं, रबर बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, बहुत कुछ बनता है इससे, ठीक है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटोरियल क्रॉप यानी ये इक्वेटर के आसपास, कहने का मतलब जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड है ना, बहुत मतलब गर्मी वाला मौसम प्लस बारिश भी खूब हो, अच्छी खासी बारिश हो, ठीक है। मतलब ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन का पेड़ होता है, ठीक है, सदाबहार, जिसको हम लोग हिंदी में वर्षावन बोलते हैं, है ना। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी हो सकता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। वर्ष भर 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल क्रॉप कहा जाता है। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, बताया मैंने। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है, जहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फाइबर क्रॉप। फाइबर जो हमें रेशे देती है, जिससे रस्सी, धागा वगैरह बनता है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि भारत में इनकी पैदावार होती है। The first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. बच्चों कॉटन, जूट और हेम्प जो है वो इसके प्लांट्स होते हैं और मिट्टी में, सॉइल में ये बोए जाते हैं, पौधे होते हैं और फिर हम उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो ये सिल्क है, नेचुरल सिल्क, बच्चों ये सिल्क वर्म्स जो कॉकून्स होते हैं, सिल्क वर्म के जो कॉकून्स होते हैं उनसे निकाला जाता है। और ये जो सिल्क वर्म होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये शहतूत की पत्तियों पर पाए जाते हैं। मलबेरी जिसको बोलते हैं, मलबेरी के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों पे। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। ये याद रख लो बच्चों, ये 1 नंबर में आ सकता है डेफिनेशन में, है ना। रेशम के कीड़ों से रेशम पैदा करने वाले के प्रोसेस को, है ना, सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कॉटन। तो कॉटन एक बहुत ही एंशियंट क्रॉप है, बहुत प्राचीन काल से भारत में कपास की खेती, कॉटन की खेती की जाती है। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, बताया मैंने।
ये ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन प्लांट है, जो कपास का पौधा है, वो भारत की ही देन है। यानी भारत जो है उसका ओरिजिनल होम है ना। बहुत पहले, प्राचीन हजारों साल पहले से कपास की खेती भारत में की जा रही है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बताया मैंने, जो सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मेन रॉ मटेरियल, मुख्य जो कच्चा माल होता है, मतलब कॉटन है। कॉटन, रुई जिसको बोलते हैं, रुई से फिर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से और बाकी जो गारमेंट्स होते हैं, सिले सिलाए जो कपड़े होते हैं, आप अच्छी तरह समझते हो, सब बनते हैं। तो ये मेन रॉ मटेरियल है कॉटन। In 2016 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। वही, ये चाइना हम लोगों से हर हमेशा आगे निकल जा रहा है ना। तो चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है कपास का। ठीक है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। हम लोगों ने सॉइल के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये जो काली मिट्टी होती है, ये कॉटन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सपोर्ट करती है, और कॉटन प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो इस काली मिट्टी में, इस ब्लैक सॉइल में मिलती है। ठीक है। ख़ास तौर से डेक्कन जो प्लेटू इलाका है वहाँ पे। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश, और इरिगेशन, सिंचाई, हल्की सिंचाई कर दो, हल्की बारिश हो जाए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, है ना, साल में 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री, यानी किसी तरह का ठंडा पाला न पड़े, है ना। एंड ब्राइट सनशाइन, है ना, फॉर इट्स ग्रोथ, इसके बढ़ने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है, एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में, इस फसल को। और जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो है, देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये कभी कभी अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आ जाता है कॉटन के बारे में। और ये जूट, जूट भी इम्पॉर्टेंट है। जूट, जूट बच्चों जो क्या बोलते हैं उसको, जो पहले हम लोग जब छोटे छोटे, आजकल तो प्लास्टिक के बोरे आते हैं, पहले क्या है ना, जूट के जो ब्राउन ब्राउन कलर के बोरे आते थे, चीनी वगैरह, चीनी, गेहूँ, चावल, उस सब के, है ना। और बहुत सारी चीज़ें उससे बनती थी, बैग वगैरह जो होते हैं, है ना। तो ये गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन कलर, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है बच्चों ये जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। ये बच्चों अच्छी, बहुत बढ़िया एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। ख़ास तौर से ये डेल्टाइक रीजन में, ना नदियाँ जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉज़िट करती हैं, है ना, फाइन सेडिमेंट्स को, जो हर साल वो मिट्टी जो नई होती है, ख़ास तौर से बाढ़ आने वाले इलाके, जहाँ फ्लड प्लेन होता है, फ्लड वाले इलाके, वहाँ पर ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। बढ़ने के समय इस पौधे को अच्छा उच्च तापमान, बढ़िया तापमान चाहिए इसको, कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सब जो है जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स यानी बड़े बड़े जो बोरे होते हैं जिनमें अनाज वगैरह जो भी रखा जाता है। और इसके अलावा
मैट, चटाई वगैरह, रोप, रस्सियाँ, यार्न, धागे भी बनाए जाते हैं, कारपेट बनाया जाता है एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं जूट से। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। बच्चों, चूँकि इसकी प्रोसेसिंग, ये जो जूट होता है, जूट का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें ये काफ़ी लेबर इन्वॉल्विंग होता है, यानी इसमें मज़दूर, ह्यूमन लेबर काफ़ी लगता है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो जूट का पौधा होता है उसका जो स्टेम होता है, स्टेम, तना, पतले पतला स्टेम होता है, तो उसको पौधे को काट लिया जाता है। जो पत्तियाँ होती हैं उसकी पत्तियों को पशुओं को खिला दिया जाता है, और उसका जो स्टेम होता है, स्टेम के बंडल बना लिए जाते हैं। बहुत सारे स्टेम को इकट्ठा करके, है ना, बांध करके उसके बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने के बाद बच्चों उसको क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडी में, ख़ासतौर से तालाब वगैरह जो होता है, तालाब पोखरा वगैरह होता है, उसमें इसको डुबो दिया जाता है ना। इसके जो जूट के जो बंडल होते हैं, स्टेम के, जूट प्लांट का जो स्टेम के जो बंडल होते हैं, उनको कई दिन तक पानी में डुबो दिया जाता है। क्या होता है उससे, क्या होता है, वो डिके, जो उसका स्टेम, तना होता है, उसका जो ऊपरी लेयर होती है वो डिके, सड़ने लगती है, और सड़ करके वो अलग हो जाती है। फिर क्या करते हैं बच्चों, उसको पत्थर पे पीटा जाता है। उस बंडल को कुछ दिन बाद पानी से निकाल करके पत्थर पे पीटा जाता है। पत्थर पे पीटने से क्या होता है, जैसे वॉशरमैन कपड़ा धोते हैं ना पत्थर पे पीट पीट के, उसी तरह से। तो उससे क्या होता है कि उसके स्टेम, उसका स्टेम का जो ऊपरी जो लेयर होता है वो हट जाता है, और अंदर जो फाइबर होता है, जो रेशा, वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रेशे को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जूट काफ़ी महंगा पड़ता है, जूट फाइबर काफ़ी महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जो आ गया है, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन वगैरह, इसकी वजह से जो है जूट काफ़ी मार खा गया। जूट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया, उसकी डिमांड घट गई। अब चूँकि नायलॉन या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैकेजिंग के तौर पे नायलॉन का चलन ज़्यादा हो गया, मजबूत भी होता है, वाटरप्रूफ भी होता है, उसकी वजह से जूट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।